Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of nucleic acid. क्या चीज? न्यू लेक्चर किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग इस क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक क्या है कि नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ना है हमें। किसके बारे में? नाइट्रोजन बेस के बारे में, N2 बेसिस के बारे में पढ़ना है। तो N2 बेसिस का क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा बस देखिए, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, अभी मत लिखिएगा। तो बात करें N2 बेसिस के बारे में, तो N2 बेस का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है। वन इज प्यूरिन बेस एंड अनदर वन इज पिरिमिडिन बेस। तो पिरिमिडिन बेस के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। एक क्या होता है प्यूरिन बेस एंड अनदर वन इज पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस आपके लिए नया है। पिरिमिडिन बेस आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बीएससी सेमेस्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग बहुत बार यूज किए होंगे इस बेस को, ठीक है। तो वही पिरिमिडिन बेस है। और प्यूरिन बेस जो है आपके लिए नया है, तो इसका स्ट्रक्चर दोनों का हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करें पिरिमिडिन बेस का, तो पिरिमिडिन बेस तो आपको मालूम है कि कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा, जो कि आप लोग पहले से जानते हो। अब जो है हमारे लिए नया है वो है आपका प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन बेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये दोनों स्ट्रक्चर को आप लोग जब लिखिएगा उस टाइम लिख लीजिएगा अच्छे से साइड में करके, और इसको 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा 1-2 बार, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस 1-2 बार लिख करके स्ट्रक्चर को बना करके प्रैक्टिस करना है। तो ये बात हुआ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस का। अब प्यूरिन बेस फर्दर क्लासिफाई होता है 2 पार्ट में और पिरिमिडिन बेस फर्दर क्लासिफाई होता है 3 पार्ट में। तो प्यूरिन बेस का कौन कौन सा 2 पार्ट है? वन इज एडेनिन एंड अनदर वन इज ग्वानिन। क्या चीज? ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ये 2 बेस है आपका किसमें? प्यूरिन बेस में। और पिरिमिडिन बेस में जो आपको क्लासिफाई हुआ है वो हुआ है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। क्या क्या? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो ये टोटल जो है अगर हम देखें तो ये टोटल 5 बेसिस है। 2 प्यूरिन बेस का क्लासिफिकेशन और 3 पिरिमिडिन बेस का क्लासिफिकेशन। और आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। मींस टोटल 5 बेसिस का आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर, इसका सिंथेसिस देखना है। सिंथेसिस में इसका आपको मैकेनिज्म्स नहीं देखना है, बट हम लोग बस थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे कैसे क्या बन रहा है। जब हम सिंथेसिस डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। नहीं तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यूरिन बेस को। ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि टोटल हमको 5 क्लास लगने वाला है ये टोटल 5 बेस को पढ़ने के लिए। ये 1 बेस, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बेस है। हर एक क्लास में एक एक बेस के बारे में हम लोग उसका स्ट्रक्चर और सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्यूरिन बेस, और प्यूरिन बेस में सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एडेनिन। क्या चीज? एडेनिन। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं एडेनिन के बारे में। एडेनिन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल ए से। कैपिटल ए से हम लोग एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। या सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर आप जब इसका देखिएगा कि ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, और हम लोग एडेनिन जो है किसके अंदर पढ़ रहे हैं? प्यूरिन बेस के अंदर पढ़ रहे हैं। मींस प्यूरिन बेस से कुछ सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होगा। नहीं, प्यूरिन बेस से इसका कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। तो प्यूरिन बेस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है एडेनिन का स्ट्रक्चर। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका एडेनिन में NH2 ग्रुप लगा है, दैट इज की अमाइनो ग्रुप लगा है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप नहीं लगा है। मींस ये कह सकते हो कि ये जो है आपका स्ट्रक्चर वो डेरिवेटिव्स है प्यूरिन का। मींस एडेनिन का स्ट्रक्चर प्यूरिन के स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव्स है, बोल सकते हो। चलिए बाकी बातें हम करेंगे जब टाइम आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एडेनिन जो है आपका वो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट है। किसका? न्यूक्लिक एसिड का।
इसका हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो क्या हुआ, डीएनए और आरएनए। मींस आपका हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मींस हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ डीएनए और आरएनए का क्या मतलब है कि जब आप डीएनए और आरएनए को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कीजिएगा, मींस जब उसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, तो आपको इल्ड में क्या मिलेगा, इल्ड में आपको मिलेगा पेंटोज शुगर, ठीक है, आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है इट इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव्स। आप इस स्ट्रक्चर को इस प्यूरिन के स्ट्रक्चर से मिला लीजिए, सिमिलर स्ट्रक्चर वही है, बस इस पोजीशंस पे यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया है। सो इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्यूरिन डेरिवेटिव्स है, ठीक है, प्यूरिन का डेरिवेटिव्स है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर इसके बारे में क्या है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। एडेनिन जो है वो आपका डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। इन डीएनए में इसका क्या काम होता है, सो देखिए, डीएनए में जो है इट स्टेबलाइज न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और आरएनए में क्या करता है भाई, आरएनए में जो है ये यूज होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका ये स्ट्रक्चर दिख गया, ये आपका प्यूरिन का डेरिवेटिव्स होता है, कौन, एडेनिन। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर में केवल NH2 ग्रुप लगा है, ठीक। अब इसका आप नंबरिंग कीजिए और इसका नाम लिखिए। एक तो आप जान गए इसका जनरल नेम कि एडेनिन है ये। अब इसका अदर नेम क्या हो सकता है, तो आपको नोमेनक्लेचर से पता चल जाएगा। तो आप नोमेनक्लेचर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। क्या है नया, 6 पोजीशंस पे अमाइनो ग्रुप लगा है, तो इसी के चलते इसका क्या नाम होगा, 6 अमाइनो प्यूरिन। ये प्यूरिन है और 6 पोजीशंस पे अमाइन ग्रुप लगा है, दैट्स व्हाई ये डेरिवेटिव्स है किसका, प्यूरिन का। तो अदर नेम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना 6 अमाइनो प्यूरिन। और इसका फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C5H5N5, ये इसका होता है फार्मूला। तो एडेनिन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग देख लिए। अब जो है इसका स्ट्रक्चर्स को यूज करके मींस इसका स्ट्रक्चर को आपको सिंथेसिस करना है कि एडेनिन बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एडेनिन। उम्मीद करते हैं यहां तक सारा बातें समझ में आया होगा। तो हम साइड में हो जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। 1 2 3 चलिए मिटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट सिंथेसिस बात करते हैं, दैट इज की फिशर सिंथेसिस। तो एडेनिन का जो फर्स्ट सिंथेसिस हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, फिशर सिंथेसिस। ये कब दिया गया, 1897 में। ये सिंथेसिस 1897 में किया गया था। इसमें देखिए किया क्या गया, आपको इसका मैकेनिज्म्स नहीं जानना है, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म्स नहीं है, बस आपको ये चीज जानना है कि ये रिएक्टेंट था, वहां से प्रोडक्ट बना, तो आखिर कैसे बना बस उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आपको इसके लिए लेना है प्यूरिन डेरिवेटिव्स। प्यूरिन डेरिवेटिव्स क्या लेना है, 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। क्या लेना है, 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। आप इसका नंबरिंग करके देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 एंड 9 नंबर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशंस पे क्लोरीन है, फिर 6 पोजीशंस पे क्लोरीन है और 8 पोजीशंस पे क्लोरीन है। सो इसी के चलते इसका क्या नाम है, 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। ये हम लोग को लेना है प्यूरिन का डेरिवेटिव्स। इसको ट्रीट करना है आपको किसके साथ, एक्वस NH3 के साथ। किसके साथ, एक्वस NH3 के साथ इसको आपको ट्रीट करना है। जैसे ही एक्वस NH3 के साथ ट्रीट कीजिएगा तो ये क्लोरीन जो है उसको रिप्लेस कर देगा NH3 ग्रुप, और रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा NH2 ग्रुप, और जाकर के आपका बना लेगा ये प्रोडक्ट। अब देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, बस यहाँ से 2 क्लोरीन हम लोग हटा दें तो क्या बन जाएगा, एडेनिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को हटाने के लिए हम लोग इसका रिएक्शंस किसके साथ कराएं, HI के साथ। HI के साथ रिएक्शंस कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन जो है
ये दोनों क्लोरीन को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा। हाइड्रोजन जो है दोनों क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा और जाकर के बना लेगा आपका प्रोडक्ट। दोनों क्लोरीन हट गया और यहाँ से जाके क्या बना लिया, एडेनिन बना लिया। तो सॉरी, यही है आपका फिशर सिंथेसिस, जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं, एडेनिन बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे फर्स्ट सिंथेसिस समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग सेकेंड सिंथेसिस, नेक्स्ट सिंथेसिस। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए, 1 2 3 नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड सिंथेसिस। सेकेंड सिंथेसिस जो है वो है ट्रेब्यूस सिंथेसिस। क्या है, ट्रेब्यूस सिंथेसिस। तो ये कब हुआ था, ये सिंथेसिस 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में। इस सिंथेसिस को कराने के लिए क्या किया गया, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा थायोयूरिया। क्या लेना पड़ेगा, थायोयूरिया। थायोयूरिया और नॉर्मल यूरिया में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो वो हो जाता है यूरिया, और थायोयूरिया मतलब कि यहाँ पे O के जगह पे हमको S लगा देना है, दैट इज सल्फर लगा देना है, C डबल बॉन्ड S। तो C डबल बॉन्ड O रहे तो नॉर्मल यूरिया एंड C डबल बॉन्ड S रहे तो थायोयूरिया। थायोयूरिया लेना है और आपको लेना है मेलोनाइट्राइल। क्या लेना है, मेलोनाइट्राइल। ये दोनों को रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA। किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे ही ये दोनों का रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, जो कि कंपाउंड है आपका ये। ठीक है, अब क्या करना होता है इसमें कि इसका रिएक्शन कराना होता है सबसे फर्स्ट HNO2 एंड सेकेंड NH4SH के साथ। जैसे ही इसके साथ रिएक्शंस कराइएगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा किसके साथ, NH2 ग्रुप के साथ। NH2 कहां से आया, इससे आया, और NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ पे जाके लग जाएगा आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये जाके बना आपका यहाँ से ये कंपाउंड। अब क्या करना है कि इसका रिएक्शन कराना है आपको फॉर्मिक एसिड के साथ, दैट इज की HCOOH। किसके साथ, HCOOH। ये क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड है। तो इस फॉर्मिक एसिड से होगा क्या, रिएक्शंस कराने के बाद मींस इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे फॉर्मिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, इस फॉर्मिक एसिड का OH और इस NH2 से एक हाइड्रोजन मींस यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बोले हम, इसका फॉर्मिक एसिड का एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, वाटर, और यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और वाटर जब एलिमिनेट होगा यहां से, तो बाकी जो है आपका जाकर के इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ NH2 था तो इससे एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, NH बचा, और यहाँ से OH निकला तो क्या बचा, CHO बचा। तो CHO जो है इस NH के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बना वो देख लीजिए, यही है। इसके साथ यहाँ से NH बचा और यहाँ से CHO, कैसे, वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ, बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे कि इस कंपाउंड को सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शंस करेंगे हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस, मींस बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे सोडियम सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शंस करेंगे। जैसे ही सोडियम सॉल्ट के साथ इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराएंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, साइक्लाइज हो जाएगा, मींस साइकिल प्रोडक्ट बना लेगा और जाकर के आपका कुछ ये कंपाउंड बनेगा। अब क्या करना है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देना है नॉर्मली H2O2 के साथ। जैसे ही H2O2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो आपका जाकर के मिल जाएगा एडेनिन। क्या मिलेगा, एडेनिन मिल जाएगा। तो एडेनिन जो है आपका दिख रहा होगा, यही है एडेनिन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंड सिंथेसिस भी समझ में आ गया होगा। इसका एक आध और सिंथेसिस है तो उसको भी देखते हैं। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं। नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सिंथेसिस, दैट इज की ब्रेडरेक्स सिंथेसिस। क्या चीज, ब्रेडरेक्स सिंथेसिस। तो ब्रेडरेक्स सिंथेसिस जो है वो आपका कुछ नहीं है, ट्रेब्यूस सिंथेसिस के मॉडिफाइड फॉर्म है। ट्रेब्यूस सिंथेसिस जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी ट्रेब्यूस सिंथेसिस का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या, ब्रेडरेक्स सिंथेसिस। मींस ट्रेब्यूस सिंथेसिस आने के बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिनका की नाम था ब्रेडरेक्स,
और ये जो है इसी सिंथेसिस में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए और अपना नाम से सिंथेसिस दे दिए। तो इसी के जैसा सिमिलर सिंथेसिस मिलेगा आपको, मींस आपको स्टेप भी वैसा ही कुछ दिखेगा, एक आध जगह थोड़ा चेंज होगा, कहाँ पे चेंज होगा तो वो हम आपको बता देंगे। और सेकेंड चीज कि ये जो सिंथेसिस है वो 1955 में दिया गया। कब? 1955 में। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। इसमें भी सेम हमको काम करना है, लेना है थायोयूरिया और मेलोनाइट्राइल। क्या लेना है? थायोयूरिया एंड मेलोनाइट्राइल। इसको ट्रीट करना है किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे ही हम ट्रीट करेंगे तो हमको एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास सामने है, ये वाला। अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, मींस इसका रिएक्शंस कराएंगे CH3I के साथ। CH3I क्या है? मिथाइल आयोडाइड। तो इसका रिएक्शंस जैसे ही हम मिथाइल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जो S है, डबल बॉन्ड S, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे S के जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3S। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस आयोडीन के साथ मिलकर के यहाँ से HI बाहर निकल जाएगा। तो जाकर के आपका क्या प्रोडक्ट बना लिया? यहाँ से CH3S और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और जाके बना ये कंपाउंड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस कराएंगे सबसे फर्स्ट HNO2 के साथ और सेकेंड Na2H2O4 के साथ। इसके साथ Na2H2O4 के साथ। तो जैसे ही रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा किसके साथ? NH2 ग्रुप के साथ, और NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस्ड होकर के ये प्रोडक्ट बना लेगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस है वो यहाँ पे चेंजेस है। यहाँ पे हम लोग ट्रेब्यूस सिंथेसिस में फॉर्मिक एसिड यूज करते थे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मामाइड, दैट इज की HCONH2 ग्रुप आ गया, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मामाइड। मींस ट्रेब्यूस सिंथेसिस में हम लोग फॉर्मिक एसिड यूज करते थे और यहाँ पे इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म, दैट इज की ब्रेडरेक्स सिंथेसिस है, इसमें हम लोग फॉर्मामाइड यूज करेंगे। काम दोनों का एक ही है, लेकिन बस अलग अलग यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। वहां पे फॉर्मिक एसिड यूज करते थे, यहाँ पे फॉर्मामाइड यूज करते थे। इसी के चलते तो इसको बोला गया है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेब्यूस सिंथेसिस। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे, इसके साथ ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा? 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये जाके आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए ये कंपाउंड कुछ सिमिलर है किसके जैसा? एडेनिन के जैसा। अगर इस CH3S को अगर हम हटा दे तो इसको हटाने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको रेनी निकेल के साथ इसका रिएक्शंस करना होगा। जैसे ही रेनी निकेल के साथ रिएक्शंस करेंगे तो CH3S यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या? आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज की एडेनिन, जो कि हमको चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो एडेनिन जो है आपका यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।